नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 5 जीवन की प्रक्रिया का सिद्धांत भाग 7 पढ़ेंगे। आज हम एनसीईआरटी अनुभाग 5.4 और 5.4.1 के बारे में चर्चा करेंगे। ये अस्वीकरण है। आइए सत्र के उद्देश्य को देखें। हम रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सीखेंगे, जो पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और शरीर में सारे अपशिष्ट पदार्थों के वहन में मदद करता है, जिससे कोशिकाओं के कार्यों का समर्थन होता है और शरीर की स्थिरता बनी रहती है। इसके बाद हम परिसंचरण तंत्र के घटकों के बारे में भी बात करेंगे। तीसरा उद्देश्य क्या है? देखिए, हम बात करेंगे विषाणुओं के बारे में। तो तीसरा उद्देश्य क्या होगा? समझना कि विषाणु, रक्त वाहिकाएं और लसिका कैसे कार्य करते हैं। तो ये अनुक्रमणिका है। सबसे पहले हम वहन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं मानव में वहन। इसके बाद हम देखिए, फिर हम इस सत्र का सारांश प्रस्तुत करेंगे। फिर हम कुछ एनसीईआरटी पाठ्यां पाठ्यांतर्गत प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। अंत में कुछ रोचक प्रश्न भी होंगे। तो देखिए, इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानव में वहन। हम बात करने वाले हैं रक्त के संयोजी ऊतक के रूप में परिचय। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स में निलंबित रहती हैं, तो शरीर भर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट उत्पादों के वहन में मदद करता है। रक्त के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें प्लाज्मा नामक एक तरल माध्यम होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और विषाणु जैसी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल हल्के पीले रंग का भाग है, जो पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, हार्मोन, प्रोटीनों, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलनशील अवस्था में शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और यहां से अपशिष्टों को वापस लाता है, जिससे शरीर के विभिन्न कार्यों और स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम आरबीसीज भी कहते हैं, हमारे रक्त में मौजूद छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। रक्त केवल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के वहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लवण जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों का भी वहन करता है, जो शरीर के द्रव संतुलन, तंत्रिका कार्य और पेशी गतिविधि के लिए आवश्यक होते हैं। रक्त के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। रक्त एक महत्वपूर्ण द्रव है, जो रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में पोषक तत्व पहुंचाता है। यह पाचन के बाद छोटी आंत से ये पोषक तत्व लेता है और उन्हें उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिन्हें ऊर्जा और विकास के लिए उनकी आवश्यकता होती है। कोशिकाओं और उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना मनुष्य के शरीर में रक्त की भूमिका को संदर्भित करता है। रक्त एक महत्वपूर्ण द्रव है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं और उत्तकों तक पहुंचाता है, ताकि वे कोशिका श्रवण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। ठीक है, ये भी किसका कार्य है? रक्त का। तो देखिए, यहाँ पे रक्त के बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रक्त की भूमिका है।
मानव शरीर। तो रक्त क्या करता है, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अपचित भोजन के अवशेष जो हानिकारक हो सकते हैं और जो अतिरिक्त पदार्थ हैं शरीर में, इनको निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये प्रक्रिया स्थैतिक संतुलन बनाए रखती है। परिसंचरण तंत्र शरीर में स्थायी स्थायित्व, जिसको हम होम्योस्टैसिस भी बोलते हैं। तो ये परिसंचरण जो तंत्र है वो शरीर में स्थायित्व को बनाए रखने में मदद करता है, जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों जैसी आवश्यक पदार्थों को पूरे शरीर में ले जाकर ये सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाओं को वे प्राप्त हो जाए जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। देखिए, ऑक्सीजन कोशिका श्रवण और चयापचय के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करती है। तो आइए अब हम मानव में वहन पर चर्चा करते हैं। रक्त के घटक एक बार हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त का तरल हिस्सा है जो शरीर के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों को ले जाने के लिए माध्यम के रूप में काम करता है, जिससे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और विभिन्न शारीरिक कार्यों का समर्थन भी करता है। दूसरा क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो देखिए, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त का सबसे प्रचुर घटक है, जिनमें हीमोग्लोबिन नामक ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन होता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और ये प्रक्रिया रक्त को लाल रंग भी देता है। देखिए, जो लाल रंग की कोशिका है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रक्त को लाल रंग भी देता है। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं की, जिनको डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। देखिए, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रमुख घटक हैं, जो अस्थि मज्जा में बनते हैं, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं। रक्त और लसिका ऊतकों में घूमती हैं और बैक्टीरिया, वायरस जैसे रोग जनकों को पहचान कर उन्हें नष्ट करती हैं। इसके बाद बात करते हैं विषाणु की। विषाणु रक्त में मौजूद छोटे छोटे कोशिका अंश होते हैं, जो चोट लगने पर खून बहने को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिए गए चित्र में आप रक्त के घटक देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% है, और आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं देख सकते हैं, विषाणु जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं भी आप देख सकते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करें, देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं एक, देखिए, प्रोटीन हीमोग्लोबिन को रखती हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लौह प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें लौह होता है, इसको हम आयरन भी बोलते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन से जुड़ता है और उन ऊतकों में इसे छोड़ता है जहां इसकी आवश्यकता होती है, जिससे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ और सही रूप से काम करती हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और इन्हें लाल रंग भी देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ये जो प्रोटीन है, ये फेफड़ों से सभी शरीर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक भी वापस ले जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में, देखिए, प्रति 100 मिलीलीटर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है।
देखिए यहाँ पे बात करते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं सामान्यतः 120 दिनों तक जीवित रहती हैं, क्योंकि इनमें नाभिका और अन्य जो कोशिकांग नहीं होते, जिससे वे स्वयं की मरम्मत नहीं कर पाती, इसलिए ये 120 दिन तक ही सिर्फ जीवित रह पाती हैं। फिर ये प्लीहा में जाके इनका अंत हो जाता है। प्लीहा के बारे में बात करें, प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त को छानकर पुरानी और क्षतिग्रस्त जो आरबीसीज हैं, यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनको ये हटाता है और तोड़ता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करें, इनको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं रंगहीन होती हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस जैसी रोगजनकों को पहचान कर शरीर को संक्रमण से बचाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं नाभिक युक्त रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। देखिए रंगहीन है ये, तो संक्रमणों से लड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली का मजबूत बनाने में मदद करती हैं। देखिए यहाँ पे औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती हैं। देखिए इतनी होती हैं ये श्वेत रक्त कोशिकाएं। देखिए इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में कम होती है, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीलीटर होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं सामान्यतः अल्पकालीन होती हैं। अल्पजीवी भी बोल सकते हैं, अल्पजीवी होती है क्योंकि इनका मुख्य काम संक्रमण से लड़ना और शरीर की रक्षा करना होता है। अब देखिए, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, इनको दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, कणिकाणु और अकणिकाणु, यानी कि ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। देखिए कणिकाणु के बारे में बात करें, जो कि है ग्रैन्युलोसाइट्स, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिनमें दानेदार संरचनाएं यानी कि ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। देखिए यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स के प्रकार दिखाए जा रहे हैं, यानी कि ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। इनको 2 श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके प्रकार भी आपको दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मोनोसाइट्स, इसिनोफाइल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार हम देखते हैं। देखिए पहला है न्यूट्रोफिल। ये जो श्वेत रक्त कोशिकाओं का सबसे आम प्रकार होता है, जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो कुल श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसका लगभग 60 से 65% ये बनाती हैं। ये पैगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा हानिकारक बैक्टीरिया और जो विदेशी कणों को ये निगल कर उनको नष्ट कर देते हैं। दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है, जो कुल जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनका 2 से 8% बनाते हैं, जो शरीर के जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा हैं और रोगाणुओं को निगल कर नष्ट कर देते हैं। तीसरा है बेसोफिल। सबसे कम पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं कुल डब्ल्यूबीसीज का, यानी कि कुल श्वेत रक्त कोशिकाओं का ये देखिए 0.5 से लेके 1% होते हैं। ये एलर्जी और परजीवी संक्रमणों से लड़ने में मदद करते हैं। फिर एसिनोफिल्स, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है, जो कुल श्वेत रक्त कोशिकाओं का 2 से 3% होते हैं। इनका मुख्य कार्य परजीवी संक्रमणों से लड़ना और एलर्जी प्रक्रियाओं में प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करना है, जो सूजन और खुजली पैदा करते हैं। फिर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की।
ठीक है? ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य कार्यवाहक हैं, जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाते हैं। मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो हैं या जो बी कोशिकाएँ जो हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं और जो टी कोशिकाएँ हैं वो संक्रमित कोशिकाओं को मारती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं श्वेत रक्त कोशिका के प्रकार। हम मानव में वहन के बारे में बात कर रहे थे, विषाणुओं के बारे में बात करते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। देखिए विषाणु जिन्हें थ्रोम्बोसाइट के रूप में भी जाना जाता है, ये छोटे कोशिका अंश होते हैं जो अस्थि मज्जा में बड़ी कोशिकाओं जिन्हें आप क्या बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स इनको कहा जाता है, उससे उत्पन्न होते हैं। ये रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए रक्त में प्रति घन मिलीलीटर लगभग आप देख सकते हैं ये 1,50,000 से लेके 3,50,000 विषाणु होते हैं, जो छोटे से कोशिका टुकड़े होते हैं और चोट लगने पर रक्त के जमने में ये मदद करते हैं। विषाणु रक्त के में छोटे कोशिका जैसे कण होते हैं, जो रक्त वाहिका के चोट लगने पर खून बहना रोकने में मदद करते हैं। जब रक्त में विषाणु की संख्या कम होती है तो शरीर में खून बहता है और शरीर में जो खून रोकने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और जो थक्के बनना है वो थक्के भी नहीं बनते। तो क्या होगा चोट लगने पर रक्त में मौजूद जो विषाणु होते हैं और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको हम संकदन कारक बोलते हैं, ये मिलकर रक्त स्त्राव रोकते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं विषाणु जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये भी रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। ये रंगहीन कोशिका खंड भी इनको बोलते हैं। ये रक्त में मौजूद छोटे कण होते हैं। आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय के बारे में। तो देखिए एक हृदय एक पेशीय पंप है जो 4 कक्षों में विभाजित होता है मानवों में। तो देखिए मानव हृदय 4 कक्षों यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय वाला एक पंप है। देखिए मानव हृदय में 4 कक्ष हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की 2 अलिंद और 2 निलय। देखिए दायां अलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है और जो दायां निलय में भेजता है, जो इसे फेफड़ों में पंप करता है, जबकि जो बायां अलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है और बाएं निलय में भेजता है, जो इसे शरीर के में पंप करता है और इस प्रकार कुशल परिसंचरण होता है। देखिए हृदय का दायां भाग जैसे हमने बात करी शरीर से आया जो ऑक्सीजन रहित रक्त ग्रहण करता है और उसे पल्मोनरी धमनी के जरिए फेफड़ों में भेजता है जहां वे ऑक्सीजन लेता है और फिर पल्मोनरी शिरा द्वारा हृदय के बाएं हिस्से में लौटाता है जो इसे शरीर में पंप करता है। इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। देखिए हृदय का जो बायां भाग है हमने जैसे बात करी आलिंद और निलेज जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, इसे पूरे शरीर में पंप करता है ताकि कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। तो देखिए ये फेफड़ों से फुफ्फुसीय जो शिराओं होती हैं के माध्यम से आता है और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा शरीर में जाता है। हृदय के निचले कक्ष जिसको वेंट्रिकल्स भी आप बोल सकते हैं, निलय जो होता है उसकी दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि उन्हें रक्त पंप करना होता है। बायां जो वेंट्रिकल है जो निलय है वो सबसे मोटी दीवार वाला होता है क्योंकि
उसे महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में रक्त पंप करना होता है, जिसके लिए अधिक बल चाहिए। जिसमें आप देख सकते हैं मानव हृदय के 4 कक्ष, ऊपर 2 अलिंद और नीचे 2 निलय आप देख सकते हैं। यहाँ पे रक्त प्रवाह भी आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हृदय चक्र के बारे में बात करें, देखिए कार्डियक चक्र बोल सकते हैं या हृदय चक्र भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए हृदय चक्र एक हृदय धड़कन में होने वाली प्रक्रियाओं का क्रम है, जिसमें हृदय के कक्षों यानी कि आलिंद और निलय को संकुचन और शिथिलन होता है, जिससे शरीर में रक्त का कुशल पंपिंग सुनिश्चित होती है। हृदय और रक्त वाहिकाएं मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं, जिसका मुख्य कार्य हृदय की पंपिंग क्रिया से पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोनों को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अपशिष्टों को वापस लाना। हृदय की पंपिंग 2 चरणों में होती है। देखिए पहला है सिस्टोल, जिसको बोलते हैं संकुचन, जब हृदय सिकुड़कर रक्त को फेफड़ों और शरीर में धकेलता है। और शिथिलन, इसको रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, जब हृदय शीतल होकर रक्त से भरता है, जिससे रक्त का निरंतर प्रवाह बना रहता है। हृदय चक्र एक पूर्ण धड़कन यानी कि संकुचन और शिथिलन में लगने वाला समय है, जो सामान्य अवस्था में लगभग 0.8 सेकंड होता है, जिससे हृदय प्रति मिनट लगभग 70 से 75 बार धड़कता है। परिसंचरण तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो हृदय, रक्त वाहिकाओं और रक्त से मिलकर बनता है, और इसका मुख्य कार्य शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्टों को बाहर निकालना। हृदय चक्र की अवस्थाओं के बारे में बात करें, देखिए पहला क्या है, आलिंद प्रकुचन, जिसको हम संकुचन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आलिंद सिस्टोल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आलिंद संकुचन के दौरान या प्रकुचन के दौरान ऊपरी जो कक्ष होता है, ठीक है, जो आलिंद है, वो सिकुड़ते हैं और रक्त को नीचे के कक्षों यानी कि निलयों में धकेलते हैं, जिससे निलय के संकुचन में पहले रक्त पूरी तरह से भर जाता है, जो हृदय की प्रभावी पंपिंग और स्थिर धड़कन के लिए जरूरी है, क्योंकि इस क्रिया में लगभग 25% रक्त निलयों में जाता है। निलय सिस्टोल के दौरान यानी कि निलय प्रकुचन या संकुचन के दौरान हृदय के निलय विद्युत संकेतों से संकुचित होते हैं, जिससे रक्त बलपूर्वक महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में धकेला जाता है। देखिए बायां निलय ऑक्सीजन रक्त शरीर में और दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में पंप करता है, जो एक आप बोल सकते हैं ये एक क्या है, ये एक समन्वित पंपिंग क्रिया है। अब हम बात करते हैं आलिंद अनुशिथिलन की। तो आलिंद अनुशिथिलन हृदय चक्र का वह चरण है जब आलिंद दिल के जो हृदय के जो ऊपरी कक्ष होते हैं शिथिल यानी कि आराम करते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त से भरना शुरू करते हैं, जिसमें दायां आलिंद शरीर से और बायां आलिंद फेफड़ों से रक्त प्राप्त करता है, और ये तब तक होता है जब तक कि वे निलियों में रक्त भेजने के लिए पूरी तरह भर नहीं जाता। निलय अनुशिथिलन के बारे में बात करें, देखिए निलनीय जो अनुशिथिलन वे अवस्था है जब हृदय के निलय शिथिल होते हैं, जिससे उनका दबाव घटता है और अलिंद से रक्त निष्क्रिय रूप से निलियों में भर जाता है, जो हृदय चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है, ताकि अगले संकुचन के लिए हृदय तैयार हो सके और रक्त का निरंतर प्रवाह हो सके। अतिव्यापन के बारे में बात करें, ये चरण है जहां अलिंद के सिकुड़ने और निलय के थोड़ा सा सिकुड़ने के दौरान थोड़ी देर के लिए दोनों घटनाएं यानी कि आलिंद का रक्त धकेलना और निलय का पंप करना एक साथ होती हैं, जिससे हृदय चक्र सुचारू रूप से चलता है।
आलिंद संकुचन विवरण को एक बार हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आलिंद संकुचन के दौरान आलिंद सिकुड़ते हैं और रक्त को नलियों में धकेलते हैं, जिससे नलियों का पूरी तरह भरना सुनिश्चित होता है, जो प्रभावी हृदय निर्गम और पूरे शरीर में रक्त संचार के लिए आवश्यक है। अवधि कितनी होती है इसकी? इसकी अवधि होती है 0.1 सेकंड तक ये रहता है। देखिए, हृदय की धड़कन जो एसए नोड होती है, इसको आप साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं। तो हृदय की धड़कन साइनोएट्रियल नोड से शुरू होती है, जो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है और एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। ये आवेग हृदय की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे जो ऊपरी कक्ष होता है, ठीक है, जो आलिंद होता है, और फिर जो निचले कक्ष हैं, जो निलय है, में संकुचन होता है, जो रक्त को कुशलतापूर्वक पंप करने के लिए आवश्यक है। रक्त प्रवाह के बारे में बात करें तो देखिए, शेष रक्त को आलिंदों से नियमों में धकेलना है। ठीक है, तो शेष रक्तों को आलिंदों से निलियों में धकेलता है ये रक्त प्रवाह। तो देखिए, ये जो कार्य है, ये हृदय के जो कपाट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मिर्टल होता है और जो ट्राइकस्पिड जो कपाट होते हैं, इनको वाल्व भी बोलते हैं, और जो आलिंद की जो मांसपेशियों में जो संकुचन द्वारा होता है, जहां आलिंद संकुचित होते हैं और जो बचा हुआ रक्त होता है लगभग 20 से 30% अपने नीचे स्थित नलियों में धकेलता है, ताकि रक्त हृदय से बाहर निकल सके। देखिए, जब जो एवी कपाट खुले होते हैं, जब एवी कपाट खुले होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आलिंद संकुचित हो रहा है और रक्त को निलय में धकेल रहा है, जो हृदय चक्र के जो सिस्टोल चरण के शुरुआती हिस्सों में होता है, ताकि रक्त बिना किसी रुकावट के नीचे जा सके। ये सही प्रवाह कुशल हृदय क्रिया के लिए जरूरी है। अंतिम परिणाम के बारे में बात करें तो देखिए, शिरो प्रकोष्ठ को मजबूत अनुबंधन के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो ये इसका अंतिम परिणाम होता है। देखिए, जो पहले जो वर्णित जो प्रक्रिया हैं, जैसे कि हृदय के मांसपेशियों की कोशिकाओं का विद्युत्वकरण शिरो प्रकोष्ठ को शक्तिशाली रूप से अनुबंधित होने के लिए तैयार करता है, जो शरीर के पूरे हिस्से में रक्त को कुशलतापूर्वक पंप करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नीलीय प्रकुचन विवरण पे हम चर्चा करते हैं। प्रारंभिक चरण देखिए, इसे सम आयतनिक संकुचन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, हृदय चक्र के समान आयतन वाले संकुचन चरण में नीले सिकुड़ते हैं, लेकिन सभी कपाट बंद होने के कारण रक्त का आयतन स्थिर रहता है, जिससे नीले के अंदर दबाव तेजी से बढ़ता है और रक्त को बाहर धकेलने के लिए तैयार होता है। ये चरण पहले हृदय ध्वनि के बाद और महाधमनी कपाट खुलने से ठीक पहले होता है, जो रक्त को वापस आलिंद में जाने से रोकता है। देखिए, अब हृदय के संकुचन के दौरान जो एवी कपाट होते हैं, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट जिसको बोलते हैं, इसमें मिट्रल और ट्राइकस्पिड होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे रक्त निले से वापस आलिंद में जाने से रुकता है और केवल एक दिशा में पंप होता है। और और इसी बंद होने से लब ध्वनि उत्पन्न होती है, जो पहली हृदय ध्वनि है। देखिए, हृदय के दूसरे चरण में जब नीले सिकुड़ते हैं, तो दबाव बढ़कर रक्त को अर्धचंद्राकार कपाटों, ठीक है, यानी कि महाधमनी और जो फुसफुसीय धमनी होती है, के माध्यम से शरीर और फेफड़ों में धकेलता है, जिससे रक्त का प्रभावी परिसंचरण सुनिश्चित होता है। देखिए, अर्ध चंद्राकार कपाट, जिसको सेमी लूनर वाल्व भी कहते हैं,
सेमीलूनर कपाट हृदय में नीलियों और महाधमनी व फुफ्फुसीय धमनी के बीच होता है, जो नील्य के सिकुड़ने पर खुलते हैं और धमनियों में ज रक्त को नील्य से धमनियों में जाने देते हैं तथा हृदय में वापस आने से रोकते हैं, जिससे रक्त का प्रवाह एक दिशा यानी कि हृदय से शरीर में बना रहता है। तंत्रिका आवेग की अवधि जो लगभग 0.3 सेकंड होती है, एक न्यूरॉन की विभव के संचरण का समय है। तो एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये संक्षिप्तता तंत्रिका तंत्र को तेज संचार करने में मदद करती है, जिससे शरीर उद्दीपन पर तुरंत प्रतिक्रिया कर पाता है और ये क्रिया विभव और आप देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से होती है। अब हम बात कर रहे हैं शिथिलन अवलोकन की। देखिए नीलीय शिथिलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नीलीय शिथिलन में जो नील्य शिथिल होते हैं, अर्धचक्राधार कपाट बंद होते हैं और रक्त आलिंदों से नीलियों में भरता है, जिससे अगला संकुचन होता है। ये हृदय की आराम की अवस्था है जब वे रक्त से भरता है। देखिए हृदय चक्र के समदावी शिथिलन चरण में नील्य संकुचन के बाद शिथिल होते हैं, लेकिन जो माइट्रल और जो ट्राइकस्पिड कपाट और जो महाधमनी कपाट दोनों बंद रहते हैं, जिससे नील्य में रक्त का आयतन नहीं बदलता और वे अगले भरने के लिए तैयार रहते हैं। जब शिथिलन के दौरान जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट खुलते हैं, तो जो अलिंदों में बढ़ा हुआ दबाव रक्त को निष्क्रिय रूप से यानी कि बिना पंपिंग के नीलियों में धकेलता है, जो हृदय के आराम करने और भरने का चरण है, जिससे लगभग 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग पूरी होती है। यानी कि नीलियों की फिलिंग पूरी पूरी होती है। आलिंद शिथिलन वे अवस्था है जब हृदय के ऊपरी कक्ष शिथिल होकर फैलते हैं और नसों में यानी कि महाधमनियों में तो आप बोल सकते हैं महाधमनियों से रक्त ग्रहण करते हैं, जिससे वे भर जाते हैं। ये रक्त भरने का निष्क्रिय चरण है, जो अगले संकुचन के लिए एट्रिया यानी कि जो ऊपरी कक्ष होते हैं, इनको तैयार करता है, जो फिर रक्त को फिर निचले कक्षों में धकेलते हैं। एक हृदय संपदन चक्र के दौरान हृदय के कक्ष शिथिलन के दौरान शिथिल हो जाते हैं, जो 0.4 सेकंड तक चलता है। हृदय चक्र की महत्वता हम समझते हैं। देखिए रक्तचाप रक्त वाहिकाओं यानी कि धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया बल है, जो हृदय से निकलने वाले रक्त के दबाव को दर्शाता है। ये शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने और फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए जरूरी है। देखिए हृदय की जो ध्वनियाँ प्रत्येक हृदय धड़कन के दौरान हृदय के कपाट खुलने और बंद होने से उत्पन्न होने वाली आवाजें हैं। ये ध्वनियाँ जिन्हें आमतौर पर लब-डब के रूप में सुना जाता है, तब बनती हैं जब हृदय की मांसपेशियाँ संकुचित और शिथिल होती हैं। देखिए अब बात करते हैं दक्षता की। तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन का यहाँ पे वितरण सुनिश्चित करता है ये हृदय चक्र। तो देखिए यहाँ पे विशेष रूप से पोषक तत्व और ऑक्सीजन के वितरण वितरण यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे स्वायत्त तंत्रिक जो तंत्र शरीर के जो अनिश्चित कार्य जैसे कि हृदय गति और जो पाचन को नियंत्रित करता है, ये कार्य और आराम के चक्र के दौरान हृदय तंत्र और पाचन तंत्र की गतिविधि को संशोधित करते करके करता है, ताकि शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार ये कुशलतापूर्वक काम कर सकें। ठीक है? तो जो अनैच्छिक कार्य होते हैं, जैसे कि हृदय गति और जो पाचन को ये नियंत्रित करता है। अब देखिए यहाँ पे यदि कुछ स्वास्थ्य
मापदंडों जैसे कि हृदय गति और रक्तचाप में कोई असामान्य परिवर्तन या विचलन होता है, तो इससे हृदय या रक्त वाहिनियों में असामान्यों का आप बोल सकते हैं समस्याओं का संकेत मिल सकता है। ठीक है? अगर रक्तचाप में कोई परिवर्तन मिल रहा है, हृदय गति में कोई परिवर्तन है, मतलब कि कोई समस्या है। आइए अब बात करते हैं मानव हृदय के दोहरा परिसंचरण के बारे में। दोहरा परिसंचरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, मानव शरीर में रक्त के दोहरे परिसंचरण के लिए 2 मुख्य पथ हैं। पहला क्या है? देखिए, फुफ्फुसीय परिथन है, जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाकर उसे ऑक्सीजन युक्त करके वापस लाता है। और प्रणा प्रणालीगत परिपथ, जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है और ऑक्सीजन व पोषक तत्व देकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस लाता है। देखिए, परिसंचरण के 2 मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि हमने देखा। एक हमने बात की थी फुफ्फुसीय की, और दूसरा है दैहिक। दैहिक यानी कि सिस्टमिक, और फुफ्फुसीय मतलब कि पल्मोनरी। इनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। तो ये दोनों मिलकर दोहरा परिसंचरण बनाते हैं। देखिए, जो दैहिक परिसंचरण है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है और वापस लाता है, जबकि जो फुफ्फुसीय जो परिसंचरण है, वो हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त को ऑक्सीजनेट करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं मानव हृदय में जो दोहरा परिसंचरण हो रहा है, और ये कैसे पूरे शरीर में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन पोषक तत्वों के पहुंचाव को सुनिश्चित करता है। पहले हम बात करते हैं फुफ्फुसीय परिसरण के बारे में, परिसंचरण के बारे में। देखिए, हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त जो फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसके द्वारा फेफड़ों में जाता है, जहां एक ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर शुद्ध होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। फिर जो फुफ्फुसीय जो शिरा होती है, ठीक है? तो फिर फुफ्फुसीय शिरा से हृदय में लौटता है और वहाँ से शरीर के बाकी हिस्सों में पंप हो जाता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्या चरण होते हैं? देखिए, शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं निलय में जाता है, जो इसे फेफड़ों में पंप करता है, जहां ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। देखिए, शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद में आता है, हमने बात की थी। फिर दाएं निलय में जाता है, जो उसे फेफड़ों में पंप करता है। ठीक है, तो देखिए, हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में पहुंचने के लिए पल्मोनरी धमनी के माध्यम से पंप किया जाता है, जहां ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। के बाद देखिए, आप रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकृत होता है। देखिए, फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में ये फिर वापस आता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप दोहरा परिसंचरण। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। ये एक प्रणाली है जहाँ रक्त एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे फुफ्फुसीय परिसंचरण भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। देखिए, अब दैहिक परिसंचरण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रक्त हृदय के धमनियों द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के साथ शरीर के ऊतकों तक जाता है। फिर शिराओं के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त के साथ वापस हृदय में आता है, जिससे ये चक्र चलता रहता है। ये प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है और हृदय के पंपिंग से नियंत्रित होती है। कौन-कौन से चरण होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन रक्त जो बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है? तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, ठीक है? वो रक्त
बाएँ अलिंद में प्रवेश करता है, बाएँ नीले में फिर प्रभावित होता है। महाधमनी के माध्यम से शरीर में फिर ये पंप होता है। तो मुख्य धमनी जो अयोटा होती है, ठीक है? जो हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँचाती है। उसके बाद फिर ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचती है। तो देखिए श्रवण तंत्र साँस के ज़रिए ऑक्सीजन लेता है जो फेफड़ों के जो एल्वियोलाई से रक्त में जाती है और हृदय इसे ऊतकों तक पहुँचाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है फिर ये ऊतकों तक ये ऑक्सीजन पहुँच रही है। फिर देखिए दाहिने आलिंद तक जो डीऑक्सीजनेटेड जिसको रक्त होता है के रूप में फिर वापस आता है। तो देखिए शरीर से ऑक्सीजन रहित जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएँ आलिंद में आता है। फिर दाएँ नीले से फेफड़ों में जाता है जहाँ ऑक्सीजन लेकर फिर से हृदय में आता है। यानी कि बाएँ आलिंद में आता है और अंततः बाएँ नीले से शरीर के ऊतकों में पंप होता है, जिससे परिसंचरण तंत्र के ऑक्सीजन की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। चित्र में आप देख सकते हैं दोहरा परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्या है? देखिए पहला क्या है पूरे शरीर में रक्त को धकेलने के लिए एक पंपिंग अंग की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित ये करता है और उपापचयी जो अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से ये शरीर से बाहर भी निकालता है। सभी ऊतकों तक पहुँचाने के लिए नलिकाओं के एक जाल की आवश्यकता देखिए होती है। सभी ऊतकों तक जो ऑक्सीजन बोल सकते हैं ऑक्सीकृत जो रक्त होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये जमाव को भी रोकता है और शरीर जो प्रणालियों को अ, उनका सुचारू संचालन भी ये सुनिश्चित करता है। ठीक है? परिसंचरण तंत्र के घटक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहला हृदय है जो कि प्राथमिक पंपिंग एक अंग है। रक्त वाहिकाएँ तो रक्त वाहिकाएँ नलिकाओं की तरह होती हैं जो शरीर भर में रक्त ले जाती हैं। फिर है धमनियाँ, देखिए धमनियाँ रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पहुँचाती हैं। फिर है शिराएँ, देखिए इनको नसें भी बोलते हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं। ठीक है? अब देखिए कोशिकाएँ हैं, तो धमनियाँ और जो शिराओं को ये जोड़ती हैं। पोषक तत्व और अपशिष्टों के आदान-प्रदान को सक्षम भी ये बनाती हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं रक्तवाहिताओं के 3 प्रकार। ठीक है, रक्तवाहिकाओं के बारे में बात करें देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ आपको दिखाई गई यहाँ पे और उनकी विशेषता भी आपको दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ पे धमनियाँ मोटी, लचीली दीवारें वाली होती हैं और उच्च दबाव के साथ हृदय से रक्त ले जाती हैं, जबकि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिराएँ हैं, वो पतली दीवारें उनमें होती हैं, कम दबाव वाली होती हैं और रक्त को हृदय से वापस ले जाती हैं। साथ ही इनमें कपाट होते हैं जो रक्त के पीछे की ओर बहने को रोकते हैं। कोशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं जिनकी दीवारें केवल एक कोशिका मोटी होती हैं और ये धमनियों और नसों अब हो सकते हैं धमनियों और शिराओं को ये जोड़ती हैं ताकि रक्त और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान हो सके। विभिन्न जीवों के हृदय के बारे में चर्चा करें, देखिए पक्षी और जो स्तनधारी होती हैं इनमें चार कक्षीय हृदय होता है जो रक्त को पंप करने के लिए सबसे कुशल माना जाता है। ये संरचना ऑक्सीजन युक्त और जो ऑक्सीजन रहित रक्त के पूर्ण अलगाव को सुनिश्चित करती है। देखिए पक्षी और जो स्तनधारी में जो 4 कोष्ठों वाले हृदय होते हैं यानी कि 4 कक्ष होते हैं इनमें। तो देखिए इसके कारण शरीर का तापमान जो है वो बना रहता है।
क्योंकि ये हृदय ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को मिलने से रोकता है, जिससे ऊतकों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और इस उच्च चयापचय को ये बनाए रख सकते हैं, जिसकी वजह से अधिक ऊर्जा की इनको आवश्यकता होती है। इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। उपचरों का हृदय देखिए 3 कोष्ठ, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, जबकि जो अधिकांश सरीसृप होते हैं, जैसे कि मगरमच्छ को छोड़कर जो अधिकांश सरीसृप होते हैं, उनका जो हृदय होता है, वो 3 कोष्ठ वाला होता है, यानी कि अपूर्ण रूप से 4 होता है, जो उन्हें पानी और ज़मीन दोनों जगह रहने में अनुकूल बनाता है, जबकि स्तनधारी और जो पक्षियाँ होते हैं, इनमें 4 कोष्ठ हृदय होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन रहित रक्त का यहाँ पे कुछ मिश्रण हो जाता है उनमें। मछली के बारे में बात करें तो मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, यानी कि 2 कोष्ठ हृदय होता है, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, जो एकल परिसंचरण के लिए कुशल है। ठीक है? मछलियों में सबसे सरल हृदय संरचना होती है। परिसंचरण के प्रकार के बारे में अगर बात करें, देखिए मछली में एक परिसंचरण होता है, जो अन्य अ कशेरुक हैं, इनमें अगर हम बात करें, अन्य कशेरुक में, तो देखिए यहाँ पे दोहरा परिसंचरण होता है इनमें, ठीक है? तो देखिए जो दोहरापन परिसंचरण है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें रक्त, आप बोल सकते हैं ये एक प्रक्रिया है जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र के दौरान हृदय से 2 बार गुजरता है और ये ऑक्सीजन वितरण के लिए बहुत ही कुशल माना जाता है। ठीक है? रक्तचाप के बारे में बात करें अगर, तो किसी वाहिका की दीवार के विरुद्ध रक्त द्वारा लगाया गया बल रक्तचाप होता है। ये दाब शिराओं की तुलना में धमनियों में बहुत अधिक होता है। तो देखिए मानव शरीर में धमनियाँ हृदय से खून दूर ले जाती हैं और क्योंकि हृदय खून को उच्च दबाव के साथ पंप करता है तो तो धमनियाँ जो होती हैं वो शिराओं की तुलना में बहुत अधिक दबाव का अनुभव करती हैं जो खून को हृदय में वापस ले जाती हैं। तो धमनियों में ये उच्च दबाव खून को प्रभावी ढंग से परिसंचरण तंत्र के माध्यम से धकेलने में मदद करता है, जबकि जो शिराओं में कम दबाव होता है और वे मांसपेशियों के संकुचन और एक तरफ़ा कपाटों पर निर्भर करती है। ठीक है? जब हृदय में नीले सिस्टोल के दौरान संकुचित होता है, तो वह धमनियों में रक्त को धकेलता है, जिससे सबसे अधिक रक्तचाप उत्पन्न होता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सामान्य जो रक्तचाप होता है, वो लगभग 120/80 एचजी होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए सामान्य सिस्टोलिक दबाव कितना है, 120 एचजी और जो शिथिलनिक दबाव है, वो 80 एचजी होता है, यानी कि 120/80, ठीक है? तो देखिए रक्तचाप को एक जो ब्लड प्रेशर कफ होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, इस यंत्र से मापा जाता है रक्तचाप को, ठीक है? उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। तो हाइपरटेंशन में स्थिति है जब धमनियों में रक्त का दबाव लगातार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि धमनियाँ सिकुड़कर संकरी हो जाती हैं। इससे धमनी का फटना और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। देखिए, आप रक्तचाप को इस प्रकार से माप सकते हैं। देखिए, लसिका के बारे में बात करें, देखिए लसिका से ऊतक द्रव के रूप में भी जाना जाता है। एक स्पष्ट द्रव है जो देखिए लसिका प्रणाली के माध्यम से बहता है और शरीर भर में पोषक तत्वों, हार्मोनों
और अपशिष्ट उत्पादों में के वहन में मदद करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रक्त के घटक कौन-कौन से होते हैं? इसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त कोशिकाएँ होती हैं। तो रक्त के घटक जो कोशिका छिद्रों से बाहर निकलकर लसिका बनाते हैं। लसिका रंगीन होती है और उसमें रक्त प्लाज्मा की तुलना में कम प्रोटीन होता है। लसिका अंतराकोशिकीय स्थानों से लसिका कोशिकाओं में, फिर लसिका वाहिकाओं में और अंत में शिराओं में बहती है। तो लसिका शरीर में कोशिकाओं के बीच के स्थानों में शुरू होकर चलता है, जहाँ वे अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ एकत्रित करता है। फिर ये लसिका नलिकाएँ नामक छोटी-छोटी नलिकाओं में प्रवेश करता है, जो इसे बड़े लसिका वाहिनियों में ले जाती है। ये वाहिनियाँ लसिका को हृदय की ओर ले जाती हैं, जहाँ ये अंततः जो शिराएँ होती हैं, उनमें ये प्रवेश करता है। लसिका के कार्य कौन-कौन से होते हैं? देखिए, पहला है लसिका तंत्र आंत में अवशोषित जो वसा को रक्त प्रवाह में ले जाता है, जहाँ इसे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जा सकता है, ताकि वे ऊर्जा और अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर सके। अब देखिए यहाँ पे जो ब्राहा कोशिकाएँ स्थान में से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ये निकालती है, ठीक है? तो देखिए जो उन अतिरिक्त तरल पदार्थों को हटाने में ये मदद करती है, जो रक्त कोशिकाओं से शरीर की कोशिकाओं के आसपास के स्थानों में रिस गए हैं। देखिए ये सारांश है। देखिए रक्त में प्लाज्मा और कोशिकाएँ होती हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्टों का वहन करता है। हृदय एक पेशीय अंग है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। देखिए बायाँ भाग ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को सँभालता है। दायाँ भाग आप बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को सँभालता है, या ऑक्सीजनेटेड खून जिसको बोलते हैं। नीले की दीवारें आलिंदों की तुलना में मोटी होती हैं। रक्त वाहिकाओं के बारे में बात करें, देखिए धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाती हैं, ये मोटी भित्ति वाली होती हैं। शिराएँ रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं, ये पतली भित्ति वाली कपाटों के साथ होती हैं। कोशिकाएँ कोशिकाओं के साथ विनिमय को संभव बनाती हैं। अतिरिक्त घटक पे चर्चा करते हैं। देखिए चोट लगने पर विषाणु रक्त का धक्का बनाने में मदद करते हैं। लसिका तंत्र अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालता है और आंतों से वसा को वहन कराता है। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। देखिए पहला प्रश्न क्या है? मानव में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? इन घटकों के क्या कार्य होते हैं? देखिए हल पे चर्चा करते हैं। देखिए मानव शरीर में वहन तंत्र के मुख्य घटक हैं हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएँ। हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से ये जो आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इस अशुद्ध रक्त को फिर ये इसका आप बोल सकते हैं ऑक्सीजनीकरण करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट के वहन में मदद करता है। रक्त वाहिकाएं, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं जिसमें होती है रक्त को या तो हृदय से विभिन्न अंगों तक या विभिन्न अंगों से वापस हृदय तक ये ले जाती हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? स्तनधारियों और पक्षियों की ऑक्सीजनीकृत और आप बोल सकते हैं विऑक्सीजनीकृत रक्त को यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग-अलग करना क्यों आवश्यक है? देखिए हल पे चर्चा करते हैं। देखिए स्तनधारी और पक्षी स्तनपाती प्राणी हैं। इसको होम्योथर्मिक भी हम बोलते हैं। वे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इन ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप उन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि उनका ऑक्सीजनीकृत और जो विऑक्सीजनीकृत यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त है, ये इन दोनों का मिश्रण ना हो सके।
कुछ मुख्य नोट्स यानी कि मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। देखिए, रक्त में प्लाज्मा और कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। हृदय एक पेशीय अंग है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। हृदय का बायां भाग ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को संभालता है। हृदय का दायां भाग ऑक्सीजन रहित रक्त को संभालता है। नीले की दीवारें आलिंदों की तुलना में मोटी होती हैं। धमनियां हृदय से रक्त दूर ले जाती हैं और मोटी भित्ति वाली होती हैं। शिराएं हृदय में रक्त वापस लाती हैं और पतली भित्ति वाली होती हैं जिनमें कपाट होती है। कोशिकाएं कोशिकाओं के साथ पदार्थों के आदान प्रदान को सक्षम बनाती हैं। विषाणु चोट लगने पर रक्त का धक्का जमाने में सहायता करते हैं। लसिका तंत्र अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालता है और आंतों से वसा को वहन करता है। कुछ रोचक प्रश्न है आपके लिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि आपके अनुसार प्रकृति ने मनुष्य में कीटों में पाए जाने वाले खुले परिसंचरण तंत्र के बजाय बंद परिसंचरण तंत्र को क्यों विकसित किया है? दूसरा प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में हृदय संबंधी चुनौतियों का सामना क्यों करते हैं? रक्त परिसंचरण और गुरुत्वाकर्षण, इनकी भूमिका क्या होती है इसमें? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।